देखिए ये बहुत ही आसान है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना है। ठीक है, एक ये संख्या रेखा हमने मान ली, दूसरी हमने रेखा ये मान ली। ठीक है, फिर से हमने एक बार फिर से मान लिया कुछ। ये क्यों किया जो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक संख्या है 2 और यहाँ पर है आपके पास 3 और आपको लिखना है 2.425। तो आप क्या करेंगे, इसको जो भी बीच का हिस्सा है उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग दशमलव प्रणाली में सब कुछ सीखते हैं। इसमें ये जो पॉइंट है, ठीक, ये क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 2.2 हो जाएगा, ये वाला 2.3 हो जाएगा और ये वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा 2.4। और आपको जो संख्या लिखनी है वो 2.4 से थोड़ी ज़्यादा है और ये क्या है 2.5 और 2.5 से कम है। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, ये वाला जो हिस्सा है जिसको मैंने ब्लैक कर दिया है, ये हिस्से को आप बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे 2.4 और यहाँ पे आप कर देंगे 2.5। ये बड़ा कैसे कर देंगे, इसी को जो आप जूम इन करेंगे ना, इसको जूम इन कर देंगे तो ये बड़ा बन जाएगा। देखिए हो गया बड़ा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, अब इस बड़े को हमने बड़ा इसलिए कर दिया क्योंकि तब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने फिर से इसको 10 भाग में डिवाइड कर दिया। अब हमारा अगला अंक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो पहला अंक ये था, दूसरा ये था, तो यानी कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु, ये हमें क्या मिल गया है, ये वाला, ये है 2.42 और हमारा जो अगला बिंदु है वो 2.43, लेकिन 2.43 से छोटा है और 2.42 से बड़ा है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। तो ये जो बीचों बीच का बिंदु है वो चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमें अभी भी वो बिंदु ऐसा ठीक से नहीं दिख रहा है, तो हमने क्या किया, इसको बोल दिया 2.42, ये हो गया 2.43। फिर से हमने इसको 10 भागों में डिवाइड किया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये जो जगह है, ये जगह, ये है हमारी 2.425। अब ये वही संख्या है जिसको हमने निरूपित किया हुआ है, जिसको हमें करना था। वास्तव में इसी में कहीं पर 2.425 जो है ना, वो कहाँ पर आ रही होगी, वो आ रही होगी यहाँ कहीं पे। 2.4 है, 2 इधर कहीं आता, 5 यहाँ पे कहीं आता, तो यहाँ पे कहीं पर आता 2.425। लेकिन ये दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने उसको अलग अलग करके दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे 2.425 दिख भी नहीं रहा है जब इसको जूम आउट कर दिया है। एनीवेज, आपको समझ में आ गया करना क्या है। आपको जितने दशमलव अंकों तक आपको करना है, आपको हर बार उसको जूम इन करना होगा और 10 हिस्सों में विभाजित करते जाना होगा। अब आगे के लिए जो प्रश्न आता है, 5.37 नहीं है, 5.37 के ऊपर बार है और को रेखा पर 5 दशमलव स्थानों तक, यानी कि 5.377777 तक निरूपित करना है। इसको मैंने अभी एनिमेशन आपके लिए बनाया है और इसमें 37777 तक कर दिया है मैंने निरूपित। आप देखेंगे कैसे किया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अब आ जाते हैं वापस अपने राइटिंग बोर्ड पर। वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं क्या होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं। इंग्लिश में बोला था ऑपरेशंस। कौन सी संक्रियाएं, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसका मतलब गणित पढ़ रहे हैं तो गणितीय संक्रियाएं। और वो क्या क्या होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। ठीक है, फिर घात होती है। ठीक, ये सारी क्या है, संक्रियाएं हैं। अब वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी वास्तविक संख्याएं हैं उसके ऊपर क्या होता है। और साथ में हम लोगों ने बचपन में 2-3 नियम पढ़े थे। तो उनमें से एक नियम हुआ करता था जिसको हम लोग बोलते थे क्रम विनिमय नियम। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश के टर्म्स में आपको इसलिए बता देता हूँ कि जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे ना, धीरे धीरे पूरा जो ट्रांसफर है वो इंग्लिश की तरफ होता चला जाता है। और डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 9th क्लास के और 10th क्लास के बच्चों के पास ही मौका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। आप जैसे ही हायर एजुकेशन में जाएंगे वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में डिस्कस किया जाएगा, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। और अगर आपकी इंग्लिश वीक रह जाएगी और आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग भी है, फिर भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर रहेगा। तो आप सभी लोग जो इंग्लिश के टर्म्स हैं उनको सीखना भी स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी में कोई बुराई नहीं है, हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसमें हमें गर्व है उस पर, लेकिन साथ में इंग्लिश का महत्व है हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में। तो कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर ए में आपने बी जोड़ा और आपने बी में कहीं पर ए जोड़ा, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे। यानी कि पहले आपके पास ए था, अब आपने बी उसमें जोड़ दिया,
दूसरे केस में आपके पास पहले बी था, फिर आपने उसमें ए जोड़ दिया, तो दोनों ही केसेस में वो बराबर हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। दूसरा हमने एक नियम और पढ़ा था, उसको हम बोला करते थे साहचर्य नियम। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a प्लस बी प्लस सी, तीन संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पर भी आपको तीन संख्याओं को जोड़ना है। इसमें आप पहले a और b को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर आप पहले b और c को जोड़ लेते हैं। तो पहले आपने a और b को जोड़ा, फिर c को जोड़ा, और दूसरे केस में पहले आपने b और c को जोड़ दिया, फिर आपने a को जोड़ा, और दोनों ही केस में आपको क्या एक ही उत्तर मिलता है? हाँ, सेम उत्तर मिलता है। जो आंसर आता है वो सेम ही आता है। तो यहाँ पर भी साहचर्य नियम का पालन होता है। तीसरा, इसको बोला जाता है बंटन नियम, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपको a में b और c के योग से गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे? पहले सिर्फ b में गुणा करके रख दीजिए और a का c में गुणा करके रख दीजिए, और फिर आपने उनको ऐड कर दिया, तो आपको एक ही उत्तर मिलता है। ठीक है। अब ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि ये सारे नियम जो हैं वो रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्याओं पर लागू होते हैं। ये हमने पढ़ा था पहले, ठीक। और परमेय संख्याओं से पहले भी हमने ये पढ़ा था कि ये सारे नियम लागू होते हैं किस पर? पूर्णांकों पर। और उससे भी पहले पढ़ा था हमने कि ये सब लागू होते हैं प्राकृतिक संख्याओं पर। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचपन में हमें पहले प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई गई हैं, हमें पूर्णांक नहीं पढ़ाए गए थे, है ना। -2 -3 हमने बाद में पढ़ना सीखा था। तो हमें सबसे पहले बचपन में ही पढ़ा दिया गया था कि प्राकृतिक संख्याओं पर ये तीनों नियम लागू होते हैं। किस किस केस में? जब हमें जोड़ करना है और जब हमें गुणा करना है। घटाने में और भाग में ये नियम लागू नहीं होते हैं। कैसे? अगर आपको a से b घटाना है और b से a घटाना है तो क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा। कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी कब हो सकता है? जब a और b दोनों बराबर हो तो दोनों का मान 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से आपको 3 घटाना है और 3 से 5 घटाना है तो एक बार तो उत्तर आपको 2 मिलेगा और एक बार आपको उत्तर -2 मिलेगा। तो ये घटाने में नहीं लागू होता है। ठीक है, समझ गए ना आप? ये लागू कब होता है? ये लागू तब होता है जब हम गुणा की और धन की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। ठीक। तो अभी ये सब मैंने क्यों बताया आपको? ये इसलिए बताया कि हम लोगों को बचपन में पहले प्राकृतिक संख्याओं पर ये चीज़ें बताई गई, फिर हमें पूर्णांकों पर बताई गई, पूर्णांकों पर भी लग रही थी, फिर परमेय संख्याओं पर भी लग रही थी। अब पूछा जा रहा है कि क्या वास्तविक संख्याओं पर लगेंगी? तो वास्तविक संख्याएं वास्तव में यही सब संख्याएं तो होती हैं। इन सबको मिलाकर के एक और तरह की संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आ जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। और अपरिमेय संख्याओं पर भी ये संक्रियाएं लगती हैं। तो ये हमें एक चीज समझ में आती है कि अपरिमेय संख्याओं पर भी ये संक्रियाएं काम करती हैं। ठीक। तो अभी एक चीज हमने जो देखी, परमेय संख्याओं में और अपरिमेय संख्याओं में, दोनों ही मामलों में परमेय संख्या हो चाहे कि वो अपरिमेय हो, दोनों ही मामलों में तीनों जो नियम थे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हिंदी में क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और बंटन नियम, तीनों ही लागू हो रहे थे। तो यानी कि जैसा परमेय में था वैसा ही अपरिमेय में था। लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आ जाती हैं। आप एक परमेय संख्या में, परमेय को मैं अभी के लिए क्वोशंट फॉर्म में लिखते हैं तो क्यों लिख देता हूँ, ठीक है। यही हम लोग इससे रिप्रेजेंट भी करते हैं तो आपको याद भी हो जाएगा। तो अगर आप किसी परमेय संख्या में दूसरे परमेय संख्या को जोड़ते हैं, या एक परमेय से दूसरी परमेय संख्या घटाते हैं, या एक परमेय संख्या में दूसरी संख्या से गुणा करते हैं, और या एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या से भाग करते हैं, दोनों ही परमेय हैं, ये भी परमेय ये भी परमेय, तो आपको हमेशा एक परमेय संख्या ही मिलती है। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन वैसे भी एक ये नियम मान लीजिए अभी के लिए। अभी क्या होता है, जब अपरिमेय संख्याएं हैं तो अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो इसको मान लीजिए मैंने लिख दिया IRR, इर्रेशनल। अब आप एक इर्रेशनल नंबर में दूसरा इर्रेशनल नंबर जोड़ें तो आपको क्या इर्रेशनल नंबर मिलेगा हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैसे नहीं होता मैं भी करके दिखाऊंगा। इर्रेशनल में आप इर्रेशनल को अगर घटा दें तो भी क्या आपको हमेशा इर्रेशनल मिलेगा? कभी मिल भी सकता है, लेकिन हमेशा नहीं मिल रहा है, तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ये आइडेंटिटी नहीं बनेगी मतलब हमेशा सच नहीं है, इसलिए फिर इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। ऐसे ही एक इर्रेशनल में आप दूसरे इर्रेशनल का गुणा अगर करते हैं तो आपको हमेशा इर्रेशनल मिलेगा? नहीं। ऐसे ही एक इर्रेशनल में आप दूसरे इर्रेशनल से भाग देंगे तो क्या आपको हमेशा इर्रेशनल मिलेगा? नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आकर के कहानी अलग हो गई। यहाँ पे जो परमेय संख्याएं हैं उनमें तो आप
कोई भी मैथमेटिकल संख्याएं लगाएंगे एक परमेय संख्या के साथ दूसरी परमेय संख्या में तो हमेशा परमेय संख्या ही मिलेगी, लेकिन अपरमेय संख्याओं के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो जरूरी नहीं है कि अपरमेय संख्या मिले, मिल भी सकती है और नहीं भी। कैसे करके देखते हैं। एक अपरमेय संख्या है √2 और दूसरी अपरमेय संख्या है -√2। इन दोनों का आपने ऐड कर दिया, ठीक है। बाहर प्लस अंदर माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, तो जितना था उतना ही आपने घटा दिया तो आपको मिल गया 0। 0 तो एक परमेय संख्या है। तो आपने एक अपरमेय संख्या में दूसरी अपरमेय संख्या जोड़ी और आपको मिल गई परमेय संख्या, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, इस पर वर्गमूल 2 है और इससे हम वर्गमूल 2 को ही घटा देते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, देखिए थोड़ा अंतर है, यहाँ पे वर्गमूल 2 है और यहाँ पर ऋण वर्गमूल 2 है, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको घटाना है, घटा दिया तो ये कितना उत्तर आ गया 0। वही बात हो गई, ये अपरमेय, ये भी अपरमेय और ये आपका परमेय। ऐसे ही भाग करने में मान लीजिए 3√3 है, इसको आप क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं 1/√3 से, ठीक है। या फिर 1/9√3 से, तो क्या हो जाएगा, √3 और √3 कट जाएगा और बाकी क्या बचेगा 1/3, ये भी परमेय है, ठीक है। ऐसे ही इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है जब अपरमेय संख्या और दूसरी अपरमेय संख्या के बीच में कोई भी गणितीय संक्रिया की जा रही है तो उत्तर हमेशा अपरमेय मिले, परमेय भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। इसमें वही जो पॉइंट्स हम लोगों ने बात की है उसी को एक बार एम्फेसाइज किया गया है। तो है एक परमेय संख्या अगर है और एक अपरमेय है तो जोड़ने या घटाने पर अपरमेय संख्या मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपरमेय है वो डोमिनेट कर रही है, क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, अपरमेय ज़्यादा प्रभावी है अगर एक परमेय है और एक अपरमेय, ठीक है। उसी तरह का मान लीजिए, थोड़ा सा एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन जब आप क्या करते हैं, गुणा कर रहे होते हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का जब आप गुणा करते हैं तो आपको एक ऋणात्मक संख्या मिलती है, तो यहाँ पर ऋणात्मक ज़्यादा प्रभावी है, ठीक। लेकिन ऋणात्मक और ऋणात्मक का करते हैं तो आपको हमेशा ही धनात्मक मिलता है, लेकिन अपरमेय और अपरमेय का अगर आप करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा अपरमेय मिले, ठीक है। इसका मतलब या परमेय मिले, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा उसी तरह का है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दूसरी अपरमेय संख्या के साथ गैर शून्य। अगर शून्य के साथ कर देंगे तो निश्चित रूप से वो शून्य हो जाएगी और शून्य जो है वो परमेय संख्या है। बट अगर आपने यहाँ पर भी एक अपरमेय उठाया और उसके बाद से नॉन जीरो रेशनल नंबर यानी कि गैर शून्य परमेय संख्या का आपने गुणा किया या भाग किया तो अपरमेय हो जाता है, यहाँ पर भी अपरमेय है वही आ जाती है निकल करके। और यदि हम दो अपरमेय जोड़ें, ठीक है, ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने लास्ट में बताया था, जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, अपरमेय संख्या एक दूसरे में अपरमेय संख्या का भाग दें तो परिणाम परमेय या अपरमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।